नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। सुकमा के बुर्कापाल में जो नक्सली हमला हुआ वो 7 साल पहले हुए एक बड़े नक्सली हमले की याद दिलवाता है, जहां पर 76 जवानों की शहादत हुई थी। उस वक्त भी बड़े बड़े दावे हुए थे, उस वक्त भी समीक्षा की बातें कही गई थी और उस वक्त भी सियासत के बड़े बड़े बयान सुनने को मिले। वक्त बदला, कई बड़े लोगों के दौरे भी छत्तीसगढ़ में हुए, फिर चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की आप बात करिए या फिर वायुसेना अध्यक्ष की। हर मोर्चे पर यह बताने की कोशिश की गई कि रणनीति बहुत सजग है और हम नक्सलियों को उनकी माद में धकेल रहे हैं। लेकिन जो घटना एक बार कल सामने आई, उसने शहादत के सिलसिले के बढ़ते हुए जो रंग हैं उस पर सवाल खड़ा कर दिया है। और सवाल यही है कि आखिर ये शहादत का सिलसिला कब थमेगा। तो सवाल यही है कि कब आखिर नक्सलियों की माद में हमारे जवान एम्बुश में फंसते रहेंगे। और सवाल यही है कि बड़ी बड़ी रणनीति आखिर उनके सामने फेल क्यों हो रही है, क्योंकि 1.5 महीने के अंतराल में यह दूसरा बड़ा हमला है। उसी सड़क पर हमारे 36 जवान शहीद हो चुके हैं। डेढ़ महीने के अंतराल में सुकमा में नक्सली मंसूबों का सच एक बार फिर से दंडकारण्य को दहला गया। एक बार फिर से औंधे मुंह हो गई स्ट्रेटेजिक तैयारियां। हवा हो गए नक्सलियों को उनकी मांद में समेटने के दावे। सुकमा के बुर्कापाल में हुए नक्सली हमले ने एक बार फिर से जाहिर कर दिया है कि लाल आतंक के खिलाफ की जाने वाली बड़ी बड़ी बातें कितनी कोरी है। सुकमा की चिंता गुफा के बुर्कापाल के इलाके में नक्सलियों ने सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन पर घात लगाकर हमला किया और 25 जवान शहीद हो गए। डीआईजी सीआरपीएफ डीपी उपाध्याय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है? ये कल सीआरपीएफ के 74 बटालियन के जवान लोग आरओपी ड्यूटी में निकले थे। आरओपी का आरएसओ भी बोलते हैं, रोड सिक्योरिटी ऑपरेशन या रोड ओपनिंग पार्टी, क्योंकि सड़क का निर्माण हो रहा है और आपने देखा होगा पुल भी बन रहा है जी। तो माओवादी पुल बनने नहीं देते, सड़क बनने नहीं देते, ताकि वो चाहते हैं कि इलाका पिछड़ा रहे और वो यहाँ पे फलते फूलते रहे जी। तो सीआरपीएफ यहाँ पे आया करती थी आरओपी देने के लिए और पहले कई बार आई हुई है जी। तो उन्होंने यहाँ पे एम्बुश लगाया था। और जब कल पार्टी चली है तो पार्टी तो समय पे चल पड़ी थी कैंप से। फिर यहाँ पे जब आ रहे थे तो गांव वालों के शील्ड बना करके उनके भेष में आकर के हमारे जवानों की उन्होंने धोखे से हत्या की है। कितनी कैजुअलिटीज हुई है टोटल इसमें? 25 जी। और आपके जो ट्रुप में जवान थे वो कितने थे? ट्रुप्स में जवान यहाँ पे 36 थे और दूसरी तरफ रोड पे 8 थे और उसके उस तरफ करीब 38 के करीब थे। बुर्कापाल में सीआरपीएफ के 25 जवानों की शहादत के बाद सियासी बयानों की धारा वीर रस में सराबोर होने लगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या बयानों से ही नक्सली नासूर छत्तीसगढ़ से खत्म हो पाएगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ मिलकर हम कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ जो यहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर अभियान चलाया था, उसके परिणाम स्वरूप एक डिस्परेशन उनके अंदर पैदा हुआ है और जिसके और ये हम लोग मानकर चल रहे थे कि इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। कभी भी कुछ उनके द्वारा कोशिश हो सकती थी भविष्य में कोई बड़ी वारदात करें, लेकिन अब ये घटना हो गई। सीआरपीएफ के हमारे 25 जवान शहीद हुए, 7 जवान घायल हुए। ये न केवल दुखदायक निंदनीय है बल्कि एक बार फिर नक्सलियों की कायरता को दिखाने वाला। इस सड़क के निर्माण, पुल के निर्माण में लगे हुए जवानों पर जिस प्रकार ये घटना हुई है उसकी निंदा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने की। इसके साथ ही साथ एक बड़े लक्ष्य को लेकर हम जब चले हैं और मैं मानता हूं कि सुकमा की लड़ाई इस नक्सली पूरे देश के आंदोलन की सबसे बड़ी लड़ाई है। सियासत के दावों और जिम्मेदारियों के बीच की लकीर में जिम्मेदारी का एहसास कितना है,
ये बात सवालों के दायरे में तो आती ही है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी उठता है कि केंद्रीय स्तर पर कवायदें कई बार देखने को मिली, लेकिन जमीनी स्तर पर न तो रणनीति दिखी और न ही उन कवायदों का कोई रंग नजर आया, और उसी का अंजाम है एक बार फिर से हमला। दरअसल छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर ठोस और कठोर कार्रवाई करने की कवायद और सुगबुगाहट का बुलबुला रह रहकर उभरता रहता है, लेकिन फूटता है और सारी बातें खत्म हो जाती हैं। यहाँ पर गौरतलब है कि 1 अक्टूबर 2015 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल छत्तीसगढ़ आए थे और सुकमा दौरे पर पहुंचे थे। उनके इस दौरे में नक्सल ऑपरेशन को लेकर लंबी चौड़ी चर्चा भी हुई और बताया जा रहा था कि नक्सली मोर्चे से निपटने के लिए बड़े ऑपरेशन का खाका तैयार किया गया था, लेकिन उस बड़े ऑपरेशन की तैयारी का क्या अंजाम हुआ, हालात सबके सामने हैं। वहीं बीते हफ्ते भारतीय वायुसेना प्रमुख बीरेंद्र सिंह धनोआ भी बस्तर पहुंचे। अलग अलग स्तर पर अधिकारियों के साथ कई बैठकें हुई, लेकिन 17 अप्रैल के उस दौरे के ठीक 8 दिन बाद नक्सलियों ने अपनी बड़ी साजिश को अंजाम दे दिया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की साजिश चिंता इसलिए भी बढ़ाती है क्योंकि चिंता गुफा और चिंतलनार के बीच जिस जगह पर सीआरपीएफ जवानों पर सोमवार को नक्सली हमला हुआ, उसी के पास 2010 में भी 76 जवानों की शहादत हुई थी। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर साल दर साल बढ़ते नक्सली हमले और शहादत की संख्याओं के बीच हर स्ट्रेटजी फेल क्यों हो रही है। सवाल ये भी है कि दशकों की लड़ाई के बाद भी इंटेलिजेंस और कोऑर्डिनेशन के लेवल पर भी हमारे जवान सही नेतृत्व के मोहताज क्यों हो रहे हैं, और सवाल ये भी है कि आखिर कब तक बयानों की बिना पर नक्सलियों के सामने होने वाली हार से बचने की कोशिश की जाएगी। हालात आखिर बदलेंगे कब? सुदीप त्रिपाठी और अविनाश प्रसाद की रिपोर्ट, सी मीडिया, सुकमा। तो नक्सल ऑपरेशन में जो सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है वो है इंटेलिजेंस इनपुट और कोऑर्डिनेशन की कमी, लेकिन वो चुनौती आज भी बरकरार है जबकि इस लड़ाई को दशकों हो गए। ये सवाल बार बार उठते रहे हैं और एक बार फिर से ये सवाल उठा है, और इस बार जो सवाल उठा उसे एक जाबाज जवान नहीं उठाया जो इस हमले के दौरान नक्सलियों से लोहा ले रहा था। एक जवान के ये सवाल बताने के लिए काफी है कि नक्सल ऑपरेशन के राह में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और वो सवाल ये है कि आखिर नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ की जमीन पर चल रही इस लड़ाई में छत्तीसगढ़ पुलिस साथ क्यों नहीं देती। भेजी की जो घटना हुई थी उसमें आपने देखा था तकरीबन 50 से 100 के आसपास इस तरीके के तीर वहां पे छोड़े गए थे नक्सलियों के द्वारा, और उससे भी 3 से 4 जवानों की इसी के धमाके में मौत हुई थी। ये एरो शेप्ड आईडी है जिसका इस्तेमाल नक्सलियों ने किया था, और आज यहां से भी ये बरामद हुआ है स्पॉट से, और ये बिल्कुल ताजा है। ये इसके टिप में आप देख सकते हैं, ये इसको जब तीर छोड़ा जाता है तो ये किसी को जब लगता है तब फिर इसमें ब्लास्ट होता है। ये बिल्कुल एल्यूमिनियम की कोट इसमें लगी हुई है और अंदर इसमें जो है वो एक्सप्लोजिव इसमें रखा गया है। ऐसे ही है ना सर? और किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है? ये तीर के ऊपर से किया जाता है जी, तीर के ऊपर। कितने ऐसे बरामद हुए हैं? ऐसे तो अभी 2-3 हुए वहाँ पर एक है ये। और चला कितना है? चले तो बहुत ज्यादा चले। जवानों की जो कैजुअलिटी है क्या इससे भी हुई है? हाँ, इसी से होती है, ज्यादा इसी से होती है। ये पहले मिलता था या अभी अभी ऐसा देखने में आया नक्सली तरफ से? नहीं, 2-4 आज से हुआ है जी। तो ये कुछ जो घटनाएं हैं उसमें इस तरीके के तीर का इस्तेमाल यहाँ पे देखने को आया है। भेजी की घटना के बाद अब बुरकापाल में भी जो घटना हुई है जिसमें 25 जवानों की शहादत हुई है, उसमें भी इस तरीके के तीर का इस्तेमाल किया। अत्याधुनिक हथियार, बुलेट और ग्रेनेड वाले तीर कमान बुरकापाल में ग्राउंड जीरो से बरामद नक्सली खेमे में मौजूद बर्बादी वाले जखीरे को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि लाल आतंक के कारिंदों की ताकत किस तरह से मजबूत हो रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हर मोर्चे पर नक्सलियों के एम्बुश में फंसी व्यवस्था सीधी लड़ाई लड़ने से क्यों बच रही है। हर हालात से सरकार भी वाकिफ है, सुरक्षा बलों के अधिकारी भी वाकिफ हैं, फिर भी नक्सलियों से आर पार की लड़ाई में आखिर किस बात का इंतजार हो रहा है। सुकमा की चिंता गुफा के पास बुरकापाल में हुए नक्सली हमले के अंजाम ने कई सवाल उठाए, और इन्हीं सवालों में से एक ये है कि आखिर नक्सल ऑपरेशन में स्टेट पुलिस की भूमिका साथ न देने वाली क्यों है। ये सवाल पहले कई मोर्चे से उठते रहे, लेकिन इस बार ये सवाल उठाया है इस हमले में नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने वाले
सीआरपीएफ जवान शेर मोहम्मद ने। सवाल सीधा और साफ कि छत्तीसगढ़ में अमन और चैन की इस लड़ाई में स्टेट पुलिस की भूमिका नील बटे सन्नाटा क्यों है? छत्तीसगढ़ पुलिस कोई हमारे सपोर्ट में नहीं थी, केवल सीआरपीएफ की 2 कंपनी थी वहाँ पे जो आरोपी ड्यूटी कर रहे थे हम लोग। छत्तीसगढ़ पुलिस का कोई मदद नहीं मिला हमारे को। लोकल पुलिस है, उनको ज्यादा जानकारी है हमारे यहाँ के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में। तो हम तो ऑल इंडिया लेवल है, फोर्स के जवान तो ऑल इंडिया लेवल है। छत्तीसगढ़ पुलिस के जो जवान है वो यहाँ के लोकल है, उनको ज्यादा जानकारी है यहाँ के इलाके के बारे में। तो कम से कम मैं भारत सरकार से यही दरख्वास्त करता हूँ कि जहाँ पे भी सीआरपीएफ कैंप है छत्तीसगढ़ के अंदर, किसी भी पोस्ट के पास में, वहाँ पे एक कंपनी सभी पोस्टों में तैनात होनी चाहिए सिविल पुलिस की, ताकि जरूरत पड़ने पे हमारे को उनकी मदद ली जाए। नक्सली हमले में सीआरपीएफ के घायल जवान शेर मोहम्मद के ये सवाल कई मायनों में अहम है। अहम इसलिए क्योंकि इससे इंटेलिजेंस की कमजोरी और राज्य पुलिस के साथ समन्वय की कमजोरी दोनों का पर्दाफाश हो रहा है। हालांकि इन सबके बीच इस लड़ाई के सेनापति किसी भी कमी को मानने को तैयार ही नहीं है। इंटेलिजेंस फेलियर ये किस तरीके से हो जाता है और जानकारियां जो हैं वो नहीं मिल पाती, क्योंकि जो नक्सली हैं वो पिछले कई दिनों से अपने एम्बुश को प्लान करने में लगे होंगे। आप सब चीजों को इंटेलिजेंस फेलियर के रूप में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब आप सिचुएशन यहाँ पे आप जब ग्राउंड देखते हैं, टेरेन देखते हैं, यहाँ का जब टोपोग्राफी देखते हैं, तो यहाँ के जवानों ने बहुत ही अच्छा पोजीशन लिया था, परंतु उनको 3 तरफ से घेर के और जो यहाँ पे घर हैं ग्रामीणों का शील्ड बना करके उनके घरों को यूज करके वहां से फायरिंग की गई। और जो इंटेलिजेंस है, क्योंकि ये जो 3-4 दिन मिनिमम 3-4 दिन तो इनको तैयारी में लगे होंगे, एम्बुश तैयार किए होंगे, यू शेप्ड, ये रात में आए होंगे यहाँ पे। की जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाई, ये तो सही बात है, वरना ये हादसा नहीं हो पाता। जी। तो इसके लिए क्या प्रिकॉशंस अब आगे अपनाने जरूरी है और किस तरीके की सावधानी आप लोगों को बरतनी होगी और चैलेंजेस क्या होंगे आने? इंटेलिजेंस नेटवर्क को और मजबूत किया जाएगा और चैलेंजेस तो होते ही हैं, ये तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हम देखेंगे कि टैक्टिक्स में या लड़ने के तरीके में या इंटेलिजेंस में क्या हम लोग बदलाव ला सकते हैं, कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं, सुदृढ़ कर सकते हैं ताकि पुनरावृत्ति ना हो। नक्सलियों से हो रही लड़ाई में एक तरफ सवाल इंटेलिजेंस के फेलियर पर है, तो दूसरी तरफ स्टेट पुलिस की मदद न मिलने का मामला भी हैरान करने वाला। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश में नक्सलियों की मदद ग्रामीण करते हैं, जवानों की लोकेशन भी नक्सलियों को ग्रामीणों से मिलती है। ऐसे में लोकल इंटेलिजेंस का इनपुट राज्य पुलिस बेहतर दे सकती है, लेकिन उनका सहयोग क्यों नहीं मिलता, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। सवाल यही कि क्या इसी लचर लहजे में लाल आतंक से छत्तीसगढ़ पार पाएगा। सवाल ये भी है कि क्या ऐसे ही करेंगे लाल आतंक का खात्मा। हर नक्सली हमले के बाद सियासत के बड़े बड़े सूरमा चुनौती को स्वीकार करने की बात करते हैं, लेकिन बार बार निशाना बनते हैं हमारे जवान। शहादत का सिलसिला लंबा हो रहा है, लेकिन न हालात बदलते हैं, न रणनीति बदलती है और न ही वो कोरे बयान बदलने का नाम ले रहे हैं, जिनमें नक्सलियों को उनकी मान में घुसकर मारने का मंसूबा अब केवल हवाई किला बनता हुआ नजर आ रहा है। सुदीप त्रिपाठी और अविनाश प्रसाद की रिपोर्ट, जी मीडिया, सुकमा। तो ये हालत है नक्सल ऑपरेशन की। इतनी बड़ी वारदात के बाद बस्तर के आईजी कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन की कोई कमी नहीं थी, इंटेलिजेंस में कोई चूक नहीं हुई है। सीआरपीएफ के डीआईजी कहते हैं कि इंटेलिजेंस की कमी है, इस हालात को सुधारने की जरूरत है। तो छत्तीसगढ़ में चल रही नक्सलियों से लड़ाई केवल एक सूबे की समस्या नहीं है, ये समस्या राज्य की भी है, केंद्र की भी है, क्योंकि ये पूरा मामला देश की आंतरिक सुरक्षा का है और नक्सलवाद कई सूबों के लिए लगातार चुनौती बना है। लेकिन इसके बीच सवाल ये उठता है, फिर राज्य और केंद्र मिलकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रहे, क्योंकि जो शहादत का सिलसिला है वो लंबा हो रहा है। इन सब के बीच सवाल ये भी है कि अगर आप दूसरे देश में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, तो फिर अपने ही देश की सीमाओं में अगर आंतरिक सुरक्षा संकट में है, तो फिर यहां पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं हो सकती। 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ आंदोलन अपनी राह से भटका,
सशस्त्र हुआ और देश के कई सूबों के लिए नासूर बन गया। लेकिन छत्तीसगढ़ अब इस आतंक के सामने पूरी तरह से बेबस नजर आने लगा है। इस बेबसी को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं और जो सबसे बड़े सवाल हैं वो सियासी हैं और सियासी इच्छा शक्ति को सवालों के घेरे में लेने वाले हैं। सवालों के घेरे में इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीते 13 सालों से बीजेपी की रमन सरकार सत्ता में है और केंद्र में भी बीजेपी की मोदी सरकार 3 साल से है। तब आखिर केंद्र और राज्य मिलकर नक्सलवाद के नासूर से निपट क्यों नहीं पा रहे? हालांकि केंद्र और राज्य के बीच कई बार इस मसले पर बातचीत हुई, लेकिन आज तक नक्सलवाद से निपटने की कोई राह निकल नहीं पाई। नक्सलियों के साथ चल रहे युद्ध में दूसरी चुनौती ऑपरेशन के दौरान दूसरे राज्यों में नक्सलियों के फरार होने की है। इस चुनौती पर भी आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। नक्सली मध्य प्रदेश की सीमाओं में भागते हैं, नक्सली आंध्र प्रदेश की सीमाओं में भागते हैं, नक्सली ओडिशा की सीमाओं में भागते हैं। लेकिन इन राज्यों के बीच भी कोऑर्डिनेशन बनाने में हमारी एजेंसियां पूरी तरीके से अक्षम साबित होती हैं। शहादत का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है, लेकिन न तो सियासत समाधान निकाल पाई और न ही सेनापतियों की स्ट्रेटजी कोई रंग ला पा रही है। जरा नजर डालिए इस लड़ाई के नुकसान पर और लगातार लंबे हो रहे शहादत के सिलसिले पर। छत्तीसगढ़ में नक्सली आतंक से मुठभेड़ में साल 2001 में 7 जवान शहीद हुए, साल 2002 में 11 जवानों की शहादत हुई, साल 2003 में 32 जवान और साल 2004 में 13 जवान शहीद हुए। 2005 की बात करें तो 50 जवानों की शहादत हुई, साल 2006 में 76 जवान, साल 2007 में यह आंकड़ा 199 पहुंच गया, 2008 में 82 जवान शहीद हुए, 2009 में 125 जवानों की शहादत हुई और साल 2010 में छत्तीसगढ़ में 177 जवान नक्सली मोर्चे पर शहीद हो गए। 2011 में 87 जवानों की शहादत हुई, 2012 में 50 जवान शहीद हुए, 2013 में 43 और 2014 में 62 जवानों की शहादत हुई। 2015 में 48 जवान शहीद हो गए, 2016 में 41 जवान और 2017 में कल की घटना के बाद 50 जवानों की शहादत हो चुकी है। शहादत की नाकड़ों के बीच उठने वाली चिंताएं भी अब चिंता गुफा जैसे एम्बुश में फंसी हुई दिखती हैं, लेकिन उससे निकलने की चाह और राह इस हालात में बेहद कमजोर नजर आने लगी है। सवाल बरकरार है कि शहादत का ये सिलसिला कब रुकेगा। सुदीप त्रिपाठी और अविनाश प्रसाद की रिपोर्ट, जी मीडिया, सुकमा। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ नक्सल ऑपरेशन जरूर चल रहा है, लेकिन हालात अभी जो बने हैं उसमें पूरी तस्वीर ये निकलकर सामने आती है कि जैसे नक्सल ऑपरेशन ही नक्सलियों के एम्बुश में फंस कर रह गया है। लेकिन इन सबके बीच सियासी बयानबाजी क्या कहती है और उन बयानबाजियों के बाद जो सवाल उठता है कि क्या केवल बयानों की बिना पर ही आप नक्सलवाद से लड़ाई जीतेंगे, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।